नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, और जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान और इजरायल के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई है। आज उसी पर हम बात कर रहे हैं। ईरान 331 परमाणु विनाश का करंट। ईरान ने आज सुबह 6:30 बजे तक इजरायल पर 331 हमले किए हैं। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से जबरदस्त प्रहार किया। हमलों के बाद ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजरायल पर ऑपरेशन सफल रहा। 2 इजरायली सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। हालांकि इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के 90% हमलों को नाकाम कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने चेतावनी दी है कि कुछ घंटों के अंदर ही ईरान को उसके हमलों का जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के पास खतरनाक मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन है। दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न है। यानी ईरान के हमले के बाद अब खतरा परमाणु युद्ध का है। यानी ईरान के हमले ने पूरी दुनिया में एटमी विनाश का भयंकर करंट फैला दिया है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले बड़ी खबरें। इजरायल पर ईरान का प्रचंड ट्रिपल अटैक। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमला। ये ट्रिपल अटैक ईरान को क्या महंगा पड़ेगा? अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से भी ईरान ने अटैक करने का दावा किया है। इजरायल पर 146 मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायल में घुसे 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन। उधर ईरान ने इजरायल पर 331 हमले किए। ईरान ने ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह बड़ी खबर है। देखिए, ईरान की वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजरायल पर हमला करने के लिए 185 सुसाइड ड्रोन भेजे गए थे। मध्यम दूरी की 110 मिसाइलों से अटैक किया गया, जबकि 36 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इनमें से ज्यादातर हमले ईरान ने अपनी जमीन से किए। कुछ अटैक यमन और इराक में ईरान समर्थित संगठनों की तरफ से भी किए गए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान से बदला लेने के लिए तैयार है इजरायल। बड़ी खबर है, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल, ये खबर आ रही है। नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार के संकेत दे दिए हैं। दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे, यह कहा है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। और ईरान के टारगेट पर इजरायल के एयरबेस, यह बड़ी खबर। इजरायल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक हमला। ईरान ने एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। यानी एयरबेस अब टारगेट पर है ईरान के। मिसाइल अटैक के बाद भारी धमाका हुआ है। इजरायली एयर डिफेंस ने ईरानी हमला नाकाम किया। तो ईरान के हमलों को लेकर इजरायल में अलर्ट है। पहले से ही था यह अलर्ट, लेकिन हमला इतना जोरदार होगा इसका अंदाजा इजरायल को भी नहीं था। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक हमले का टारगेट इजरायल के एयर और आर्मी बेस थे। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने इजरायल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक अटैक किया। नेगो में एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। 1 अप्रैल को रेमोन एयरबेस से ही ईरानी दूतावास पर हमला किया गया था। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक रेमोन बेस से दमिश्क के लिए F-35 फाइटर प्लेन लॉन्च किए गए थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने एयरबेस पर ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ईरान ने रेमोन एयरबेस को टारगेट क्यों किया है, और यह एयरबेस इजरायल के लिए क्या अहमियत रखता है। आइए आपको, क्योंकि वॉर में TV9 से बड़ी खबरें और TV9 से ज्यादा डिटेलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये डिटेलिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। रेमोन एयरबेस टारगेट क्यों है? दक्षिणी इजरायल में है रेमोन एयरबेस। समझिए इसको। रेमोन एयरबेस F-35 फाइटर जेट्स का मेन बेस है इजरायल का। दमिश्क में जो अटैक हुआ था सीरिया में ईरानी दूतावास पर, उस अटैक के लिए इसी बेस का इस्तेमाल किया गया था। ये आप देखिए, ये नीचे की तरफ रेमोन यहां पर पड़ता है इजरायल में। ये इजरायल का मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, रट गया होगा आपको गजा वॉर के बाद, लेकिन फिर भी आप समझिए इसको। इजरायल के सभी बड़े ऑपरेशन इसी एयरबेस के से यहां से किए जाते हैं। नेगेव रेगिस्तान के बीचों बीच है IDF का रेमोन एयरबेस। नेगेव वहां का एक डेजर्ट है जिसके बीचों बीच है ये IDF का एयरबेस। रेमोन एयरबेस की पूर्वी सीमा की तरफ जॉर्डन है, जबकि पश्चिमी सीमा की तरफ इजिप्ट है। आप देखिए, ये इधर इजिप्ट है और इस तरफ जॉर्डन है। अब भूमध्य सागर और रेड सी के
टारगेट भी रेमॉन एयर बेस से नजदीक हैं। अब ये जो है ये भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए ये गाजा पट्टी जिसको हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर इस तरफ इजिप्ट है, यहाँ पर जॉर्डन है, इधर आप जाएंगे ऊपर की तरफ तो सीरिया है और गोलन हाइट्स जिसकी हम बात करते हैं, और उसके ऊपर जाएंगे तो आप उधर वहाँ पर लेबनान है। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान के हमले के बाद आगे क्या होगा। इस वक्त दुनिया भर में सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार आमना सामना दो ऐसे मुल्कों का है जो हथियारों के मामले में काफी ताकतवर है। इस वक्त तीन बड़े सवाल टेंशन बढ़ा रहे हैं। वो सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या गाजा के बाद जंग के नए मोर्चे से न्यूक्लियर तबाही आएगी? और तीसरा चिंता बढ़ाने वाला सवाल, क्या परमाणु जंग छिड़ी तो मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? और इसी से जुड़ा हुआ एक और आपको यहां पर हम ग्राफिकल रिपोर्ट देते हैं आपको सामने, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। ऐसे खतरनाक सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको आप समझिए। दरअसल ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो खतरनाक हैं। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार है। ईरान के पास अभी कोई ऐसी घोषणा तो नहीं की गई, कोई जानकारी है नहीं, लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि उसके पास परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है, या वो बहुत करीब है, क्या पता बना चुका हो। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इतना यूरेनियम जमा कर लिया है कि वो उससे कम से कम 3 परमाणु बम बना सकता है। हालांकि ईरान ऐसी रिपोर्ट्स का खंडन करता रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टर्न एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार एज डिफेंस एक्सपर्ट, कमांडर अतुल भारद्वाज एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जनरल मेस्टर्न, अभी तक इजराइल की बात होती थी तो बात आती थी गजा की, आज लग रहा है कि इजराइल के सामने एक टफ कॉम्पिटिटर है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि आज रात का ही मामला है, बीती रात का, ये जो ईरान ने किया है इसको कैसे आगे देखते हैं? गौरव, आपने जो बोला टफ कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर एक्चुअली 7 अक्टूबर से शुरू हो गया था। जो स्टेटेड एनिमीज हैं वो है इजराइल और ईरान। ईरान अभी तक अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा था, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, और बहुत सक्सेसफुली वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। और इजराइल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो उनको भी टारगेट करना था यही प्रॉक्सीज को। सवाल उठता है कि जो मेन एनिमी है, जो नर्व सेंटर है, वो है ईरान। ईरान को इस युद्ध में लाने के लिए, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूं, ड्रॉ द एनिमी इनटू बैटल, उन्होंने ये इजराइल ने 1 अप्रैल को जो इनकी कंसुलेट पे अटैक किया है सीरिया डेमेस्कस में, वो मेरे ख्याल एक स्ट्रैटेजी, सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि ईरान को इस युद्ध में ड्रॉ किया जाए, क्योंकि ईरान को एक रिटेलिएटरी मेजर करना था जो उसने कल रात को किया है। अमेरिका ने बहुत साफ बोल दिया है कल प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि वो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, आक्रामक स्ट्रैटेजी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो इजराइल को डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में लेकिन अब सवाल तो सबसे बड़ा यही है एयर मार्शल राजेश कुमार सर, क्या उसी इंटेंसिटी के साथ हम इजराइल का रिटेलिएशन देखेंगे जो इंटेंसिटी हमने हमास पर हमले के दौरान देखी है? क्या होगा भी रिटेलिएशन या नहीं? नहीं, रिटेलिएशन मेरे हिसाब से इजराइल ऐसा देश है जो बिना रिटेलिएशन के जो है बैठेगा नहीं। लेकिन रिटेलिएशन किस फॉर्म में होगा, क्योंकि कई सिग्नल उनको दिए जा चुके हैं। अब आप देखिए 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उससे संकेत मिलते हैं। पहला संकेत ये है कि ईरान ने बोला है कि हमारी तरफ से स्ट्राइक ख़त्म हो गई है, अगर आपने आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ाइए। दूसरी बात यह है कि यूएस ने अपना बोला है कि हम किसी आक्रामक रूप से नहीं आएंगे, और वो आए या ना आए, लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने बोल दिया है कि हमारी एयर स्पेस आप ईरान के अगेंस्ट अटैक करने में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कहाँ से करेंगे अटैक? उनके सारे बेसिस सऊदी एयर स्पेस के थ्रू ही जाएंगे ईरान की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध को थोड़ा सा शांत किया जाए, ठंडा किया जाए। मेरे ख्याल से सारे जो मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं, चाहे वो अरबी देश हों और चाहे वो ईरान हो या ईरान के प्रॉक्सीज हों, सभी यही चाहते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर नीचे आए और जो है कुछ हद तक स्थिरता बनी रहे। लेकिन इजराइल जो
कि अपनी चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, जी। वो ये कभी एक वीकनेस अपनी शो नहीं करना चलिए, चाहेगा। इस पर आगे किसी बात तरह करूंगा से सर। वो रिटेलिएट जरूर करेगा, शायद प्रॉक्सीज की तरफ करे और ईरान की तरफ डायरेक्टली ना करे। ठीक है, प्रॉक्सीज की तरफ करे तो प्रॉक्सी से तो ऑलरेडी कर रहा है, आगे और क्या कर सकता है इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान आया है। कई ईरानी ड्रोन्स को हमने मार गिराया, ऋषि सुनक ने कहा है। हमले पर इजराइल की मदद की, ऋषि सुनक ने कहा है। यूके फाइटर जेट्स ने ईरानी ड्रोन्स को गिराया, ऋषि सुनक ये कह रहे हैं। यानी दुनिया ने अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और ऑलरेडी साइड लेनी शुरू कर दी है कि कौन किसकी तरफ है। एक और बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट में नए वॉर जोन से चिंता, बातचीत से युद्ध का हल निकलेगा। रशिया कह रहा है ये कि बातचीत से युद्ध का हल निकलेगा। ध्यान दीजिएगा इस खबर पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान है। अमेरिका को हमले की जानकारी दी गई थी, यानी अमेरिका को पता था कि इजराइल पर ईरान हमला करने जा रहा है। आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीमित हमले की जानकारी दी थी। पड़ोसी देशों को भी हमले से 72 घंटे पहले बताया था, ये ईरान कह रहा है। कमांडर भारद्वाज, यानी ईरान क्या यहां पर सफाई दे रहा है कि भाई हमें मारा गया तो हम तो हमला करेंगे और हमने पूरी दुनिया को बता के हमला किया है, किसी से छुपा के कुछ नहीं किया है? सर आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर ले उसे। ईरान ने जो अटैक किया है तो सही बात है, एक सिंबॉलिक अटैक है। ये अटैक सरप्राइज एलिमेंट इसमें नहीं था। इस अटैक को अनाउंस करके किया गया है और इस अटैक को एनफ टाइम दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को उसको रिएक्ट करने के लिए। तो जितनी भी फोर्सेस है, जॉर्डन में भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें, इजराइल के साथ यूके, यूएसए, और इन सब ने मिलके उस अटैक को, बिकॉज उनके पास इतना वक्त था कि वो इस अटैक में सरप्राइज एलिमेंट था ही नहीं कहीं पर। और ये शायद जानबूझ के ईरान ने इसीलिए किया कि वो इसको ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहता था। वो चाहता है कि फिर एक बड़ा सवाल है जनरल मेस्टन, फिर मैसेजिंग क्या है? अगर ईरान ने समय दिया, ईरान ने बताकर किया, तो ईरान क्या मैसेज देना चाहता है दुनिया को? देखिए, ईरान का जो मैसेजिंग है वो बहुत साफ है कि उनके प्रेसिडेंट ने या सुप्रीम लीडर ने बहुत क्लियर लफ्ज़ों में घोषित कर दिया था कि हम रिटेलिएशन करेंगे। हमारी कंसुलेट पे अटैक हुआ है डमेस्कस में, और साथ ही उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन चार्टर 51 को भी कोट किया है कि हमारे पास पूरा अधिकार है एज पर रूल्स ऑफ वॉर टू रिटेलिएट। तो ईरान का मैसेजिंग बहुत क्लियर था कि वो दुनिया को और खासकर इजराइल और अमेरिका को, और आज ही शायद इनके एक मेजर जनरल का भी स्टेटमेंट था, ईरानी मेजर जनरल का, कि हम अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं कि इस युद्ध में दखल अंदाजी ना करे। तो साफ जाहिर है कि इनका इंटेंशन बहुत क्लियर था। उनका जो स्टेटेड एनिमी है इजराइल, उसके ऊपर हमला करना, अपने देशवासियों को बताना। और मेरे ख्याल पहली बार ईरान ने ऐसा किया, ख्याल भी नहीं, मतलब ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि ईरान ने इजरायली टेरिटरी के ऊपर ये मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। तो इसका काउंटर मेजर पक्का होगा और प्रेसिडेंट नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू होगा, इसी पर बात करेंगे। क्या होगा अब इसका रिपोर्केशन, इसका असर क्या होगा, बात करेंगे। लेकिन पहले एक खबर, ईरान पर विध्वंसक पलटवार करेगा इजराइल। देखिए, इजराइल करेगा अटैक, कहां करेगा? वो ईरान के ही किसी ठिकाने पर, किसी न्यूट्रल लोकेशन पर करेगा या ईरान की मिट्टी पर करेगा? परमाणु ठिकानों का विध्वंस करेगा इजराइल। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजराइल, ये बड़ी खबर है। ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है, यानी ईरान के मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि वो जवाब देगा और ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल की सेना तैयारी में जुट गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला कर सकता है। इजराइल ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला कर सकता है। नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर भी हमले का खतरा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे लग रहा है कि इजराइल 24 घंटे में ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है। न्यूक्लियर साइट समझिए। और ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल की वॉर कैबिनेट में रणनीति पर चर्चा की गई है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अपने फाइटर पायलट्स को तैयार कर दिया है। रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल की वॉर कैबिनेट में ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर भी हमले की रणनीति बनाई गई है। और इसी से जुड़ी एक खबर, शुरू हो गया इजराइल के बदले का काउंटडाउन। लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला।
दक्षिण लेबनान के जेबा में भयंकर बमबारी की है इसराइल ने। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किया है। खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस तबाह कर दिया इसराइल ने। हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार किया है। एयर मार्शल राजेश कुमार जी, अब सवाल यहां पर यह है कि ये तो जिन प्रॉक्सीज की आप बात कर रहे थे, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, सबसे तो इजराइल ऑलरेडी लड़ ही रहा है। अब तो यहां पर डायरेक्ट एक स्टेट ने उसके ऊपर अटैक किया है। अब ऑप्शन क्या बचता है उसके पास? देखिए, अभी जब तक वो प्रॉक्सीज के साथ लड़ रहे थे, हमास के साथ तो उनकी फुल फ्लैश फाइटिंग थी, पर हिजबुल्लाह और हुती के अगेंस्ट वो ज़्यादा डिफेंसिव मोड में ही थे। उनके ऊपर कोई ऑफेंसिव एक्शन जो है थोड़ा बहुत हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लिया था, लेकिन उनको पता है कि हिजबुल्लाह के पास भी कई लाखों रॉकेट उनकी स्टोरेज में हैं, तो वो उन पे कभी भी फायर कर सकते हैं। तो उनकी जो फाइट थी वो मतलब जैसे बॉक्सर्स कहते हैं ना, पहले पैरी करते हैं, कोई उन्होंने बड़ा सा पंच नहीं दिया अभी तक। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने पहली बार डायरेक्ट अटैक करके एक मौका दिया है इजराइल को जस्टिफाई करने का कि वो उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला करें, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। अब तो उनके पास जस्टिफिकेशन है, और कई सालों से जो है इजराइल ने ये रणनीति बनाई हुई है कि किसी तरह से ईरानियों को न्यूक्लियर बम नहीं मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कमांडर भारद्वाज, फिर एयर मार्शल राजेश कुमार, क्या ये कह रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को उसके ही न्यूक्लियर ठिकानों पर या न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर पर अटैक करने की वजह दे दी है? बिल्कुल। और पर क्या इजराइल करेगा, ये भी सोचने की बात है। मैं कमांडर भारद्वाज से भी पूछ रहा हूं इस पर। सर, आपने जो कहा मैं उस पर एक व्यू उनका लेना चाह रहा हूं। कमांडर भारद्वाज, देखिए, ईरान के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कुछ अटैक करे, बिकॉज उसको अपने अंदर अपनी पब्लिक को ये बताना ज़रूरी था कि वो कोई अटैक कर रही है उसकी मिलिट्री के लिए, उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब जहाँ तक सवाल ये है कि क्या इराक ने इनवाइट किया, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दमेस्कस में अटैक कर इजराइल ने ईरान को वॉर में घसीटने की कोशिश करी है ज़्यादा। अभी तक ईरान को अगर आप देखें तो उसने उसके हिजबुल्लाह जो उसका प्रॉक्सी है और जो इजराइल के काफ़ी करीब है, जिसके पास काफ़ी रॉकेट्स भी हैं, वो कुछ हद तक दूर है अभी तक। पर इसके बावजूद जो है अगर आप देखेंगे तो ईरान अपने आप को लिमिटेड रख रहा है इसमें। अभी तक उसने ये अटैक भी जो किया है वो लिमिटेड है, और ये कहने के लिए कि अब 1-1 हो गया है, अब ये ड्रॉ हो गया है। ठीक है, चलाते हैं इस पर बात करते हैं। और लेकिन लगातार संपर्क में बाइडेन और नेतन्याहू, ये बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को अमेरिका से लगातार निर्देश मिल रहे हैं। G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाएंगे, ये बाइडेन ने कहा है। तो G7 की अगली मीटिंग जो कि इटली में होनी है, उसको लेकर अब ये कहा गया है कि ईरान के इस अटैक को उसमें उठाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G7 दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह है ये G7, जो पिछली बार हिरोशिमा में हुआ, जापान में, जहां पर खुद ज़ेलेंस्की आए थे, और वॉर की झलक उस G7 पर भी दिखी थी। क्या इस G7 पर भी एक वॉर की झलक दिखेगी? देखिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों की रेकी कर ली है। इजराइल ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर हमले की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहा है। ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए, बोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नातान्स एनरिचमेंट प्लांट, शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च, ये जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, क्या अब इजराइल की स्ट्राइक इन ठिकानों पर होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच मैं जरा इस पर एक जल्दी से एक जनरल मैसेज आपका व्यू लेना चाहता हूं, फिर आता हूं खबर पर। ये जो क्या ये माने कि अभी तक हम बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद कि इस दुनिया में दूसरा परमाणु हमला हो सकता है हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, क्या अगर वो होगा तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह बन सकता है? और देखिए, ये साफ जाहिर है कि ये जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई है, इजराइल का स्टेटेड एम शुरू से ही रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। अगर उनका स्टेटेड एम है तो अभी ये दुनिया को पता है कि कुछ महीने के अंदर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना है ईरान के पास। तो इजराइल के पास ऑब्वियसली क्लियर कट ऑप्शन है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, रिसर्च फैसिलिटीज़ में टारगेट करना, जैसे नेतान्स टनल्स वगैरह हैं, उसके लिए बड़े प्रिसिशन ओरिएंटेड मिसाइल चाहिए, बॉम्ब्स चाहिए जो डीप क्रेटर्स कर दें, क्योंकि ये टनलिंग इफेक्ट हुआ है। और वही टनलिंग इफेक्ट एक्चुअली हमने गाजा में भी देखा है, क्योंकि ये गाजा में जो भी ये नटान्स टनल से इन्होंने सीखी
जो टेक्नोलॉजी है वो गाजा की टनल्स में, और आपने देखा है कि इजरायली फोर्सेस को खासकर एयरफोर्स बॉम्ब्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा भी टारगेट करना काफ़ी मुश्किल था जी। तो ईरान वेल प्रिपेयर्ड है ये टनल्स वगैरह को गार्ड करने में, जो उसकी न्यूक्लियर अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी है। अब देखते हैं कि ये किस टाइप के बॉम्ब्स यूज़ करते हैं और इनके पास कौन सी नई टेक्नोलॉजी है इसको डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन मेरे को लगता है कि इनका स्टेटेड एम रहेगा इनकी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज, न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटैक करना। ठीक है, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, इजराइल पर फिर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। इजराइल पर और विध्वंसक हमला करेगा ईरान, ये जानकारी आ रही है। ईरान के तेवर भी अभी ठंडे नहीं हुए। पहला हमला इजराइल और अमेरिका को सीख ये कहा सलामी ने। इजराइल पर पहला ऑपरेशन सफल रहा। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बघेरी का यह दावा है। तो क्या अब ईरान इस ताक में है कि इजराइल ने अगर कोई भी पलटवार किया तो वो तैयार है दूसरा इससे बड़ा हमला करने के लिए? क्या वो तैयार है इससे बड़ा अटैक करने के लिए? तो इजराइल का कोई भी जवाबी कदम मिडिल ईस्ट में फैले तनाव को एक ऐसी जंग में बदल देगा जिसका नतीजा दुनिया की तबाही के रूप में सामने आ सकता है। इजरायली सेनाएं जवाबी हमले की तैयारी करेंगी, इसका अंदाजा तो ईरानी कमांडर्स को पहले से रहा होगा। इसलिए ईरान की तरफ से भी पलटवार की प्लानिंग चल रही है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि यह हमला आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किया गया है। ईरान ने हमले का फैसला देश हित में लिया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो कोई भी रक्षात्मक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। तो ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो भी चुप बैठने वाला नहीं है। अगर इजराइल की तरफ से कोई एक्शन हुआ तो ईरान भी जवाब देगा। और ऐसी सिचुएशन में समझने वाली बात यह है कि ईरान की न्यूक्लियर तैयारी कैसी है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट्स में हलचल बढ़ गई है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। अमेरिकी मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास एक हफ्ते के अंदर परमाणु बम बनाने की क्षमता है। ईरान के सॉल्ट डेजर्ट में पहाड़ी के नीचे न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में भी परमाणु बम बनाने की क्षमता है। IAEA ने फरवरी में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया था। तो क्या ईरान के पास परमाणु बम आ चुका है? यह भी इसकी सबसे एक बड़ी वजह है। एयर मार्शल राजेश कुमार, अब उनके पास है या नहीं है, पर बहुत करीब है ये ज़रूर है। और बहुत करीब का मतलब ये भी है कि हो सकता है शुरू में उनके पास इतने बम ना हो, 3-4 हों, पर 3-4 भी काफ़ी हैं। इजराइल छोटी कंट्री है। एक भी न्यूक्लियर वेपन अगर इजराइल के ऊपर एक्सप्लोड करता है तो फिर ज़रूर उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। उनकी सारी पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये डर तो मेरे ख्याल से इजराइल को हमेशा होगा। इसीलिए वो सोचेंगे 2-3 बार। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा, क्या वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करेंगे? क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट जैसे पावर प्लांट है उस पे अटैक किया तो जाहिर है कि रेडिएशन तो फैलेगा ही। और उससे और ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं बिल्कुल ही वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से वो ऐसी फैसिलिटीज टारगेट करेगा जिससे रेडिएशन ज़्यादा ना फैले। और हो सकता है कि उन चीज़ों को वो और उनकी क्षमता को कम करने के लिए वो उनको टारगेट करेगा। और जिस तरह से इजराइल आसपास तमाम इस्लामिक मुल्कों से घिरा हुआ है, कमांडर भारद्वाज, आपको लगता है कि ये ईरान के लिए सही होगा इस तरह का कोई भी प्लान करना? मतलब बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर ईरान सोचता है तो वो केवल इजराइल पर ही उसका असर होगा, उस न्यूक्लियर अटैक का? सर, आपकी आवाज फिर से म्यूट हो गई। एनी केस, अगर न्यूक्लियर अटैक अगर कुछ होता है किसी भी रीजन में, या तो अगर दोनों पावर ईरान और इजराइल दोनों ही कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पर फिर भी वर्ल्ड के ऊपर ये पूरा खतरा बना हुआ है न्यूक्लियर का। और कोई भी न्यूक्लियर अटैक हो, जैसा एयर मार्शल साहब ने भी बताया कि उसका असर, उसके रेडिएशंस का असर तो पूरे रीजन के ऊपर पड़ेगा। और रीजन के ऊपर ही क्यों, उसके काफ़ी दूर दराज इलाकों तक पड़ेगा कोई भी न्यूक्लियर अटैक का असर। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड तो चाहेगा, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहेगी, G7 आज मिल रहा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल चाहेगी कि इस हद तक वॉर आगे ना बढ़े, किसी भी तरीके से इस हद तक वॉर आगे ना बढ़े। और दोनों, मेरे ख्याल में, ना तो इजराइल चाहेगा ना ईरान चाहेगा कि उसके न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो खुल के सामने आए। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इजराइल के न्यूक्लियर एसेट्स खुल के आए सामने। तो इसलिए
इसकी ये जरूरी है कि ये हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तो फिर ये क्यों हुआ? फिर कमांडर भारद्वाज आप ही बताइए, ये क्यों हुआ कि ईरान ने जो अटैक किए उनके टारगेट पर एक इस तरफ इजराइल के बेस थे, एयरबेस, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर भी थे। देखिए, इजराइल के जो अटैक थे, मैं इसको अभी इस हद तक नहीं मानता कि उसने बहुत प्रॉपरली टारगेट करके अटैक किया है, उसने सरप्राइज अटैक किया है, उसकी मंशा थी कि वो उन जगहों पे अटैक किए। हाँ, उसने अपनी कैपेबिलिटी डिस्प्ले करी है, उसने ये बताया है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। पर इस वक्त पर इस अटैक से उसने ये बिल्कुल नहीं चाहा कि वहाँ पर जाके वो उसके डिस्ट्रक्शन उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद था एक सिंबल, एक सिग्नल भेजना इजराइल को। और अगर आप ये देखें तो सबसे पहली बार है इजराइल, अभी तक इजराइल प्रॉक्सी से डील करता आ रहा है, नॉन स्टेट एक्टर से डील करता आ रहा है। ये पहली बार है कि इजराइल के ऊपर एक स्टेट का अटैक हुआ है। अब इजराइल का रिएक्शन क्या होगा? अंदर खलबली तो इजराइल के अंदर भी डिफेंस में मची होगी कि एक स्टेट के अटैक को कैसे डील किया जाए। ठीक है, और अभी तक क्योंकि मेरे साथ इस वक्त जल, थल, नभ तीनों सेनाओं के एक्सपर्ट्स और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं जो सर्व कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त वहां इजराइल की सेना में चल रहा होगा, वहां क्या कुछ चल रहा होगा, क्या प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन मैं उस पर आऊं से पहले मैं एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद हमला हुआ, यानी 14 दिन तक का वक्त था क्या इजराइल के पास, और क्या उसने उस वक्त का बखूबी इस्तेमाल किया? सीरिया में हुआ था ईरानी दूतावास पर अटैक। ईरान के परमाणु बम बनाने का दावा है। एटमी मिशन में बाधा ना आए इसलिए देर से हमला किया गया है। यानी उस वक्त जब दमिश्क पर इजराइल ने अटैक किया, तब उनके ईरानी दूतावास पर, तब उस वक्त ईरान क्या परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब था। और 14 दिन खून का घूंट इसीलिए पिया ताकि वो बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए, ताकि वो परमाणु बम बनाने के बिल्कुल जो करीब थे वो हासिल कर लें। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देता हूं। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए 14 दिन का इंतजार किया। 14 दिन मतलब दुश्मन के लिए बहुत होता है तैयारी के लिए। बड़ी खबर, ईरानी दूतावास पर हमले 14 दिन बाद हमला किया गया। सीरिया में हमले के 14 दिन बाद हमला क्यों हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या परमाणु मिशन की तैयारी में जुटा हुआ था ईरान? सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले का बदला इसलिए देर से लिया गया कि परमाणु मिशन की तैयारी में जुटा हुआ था ईरान। IAEA का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। सवाल, क्या परमाणु बम बनाने के इंतजार में था ईरान? ईरान के परमाणु मिशन में बाधा ना आए इसलिए इंतजार करने के बाद हमला किया गया। जनरल मस्टन, इस थ्योरी को आप बाय करते हैं? और देखिए, मेरे को ये लगता है कि ये जो थ्योरी है इसमें कई पॉसिबल ऑप्शंस हैं, लेकिन ये 14 दिन का जो पॉज था, वक्फा था, मेरे को लगता है इसके कई कारण हैं। देखिए, ये लड़ाई तो 7 अक्टूबर को शुरू हो गई थी, और अगर इसमें ईरान जो 7 अक्टूबर यानी उस दिन जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, बिल्कुल 7 अक्टूबर 2023। और ये जो अटैक हुआ है ये एट द बिहेस्ट ऑफ ईरान हुआ है। हाँ। तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की थी, वो तो उनके पास 7 अक्टूबर से पहले का भी समय था। तो ये 14 दिन में तो मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। 14 दिन का वक्फा का ये कारण है, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है। ज्यादा कारण ये है, देखिए, कोई भी ऐसे जब आप स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करते हैं, आपको बहुत हर तरह से उसको एनालाइज किया जाता है। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि इस वक्त इजराइल की डिफेंस फोर्सेस में क्या चल रहा होगा, क्या चर्निंग चल रही होगी। वहां 48 घंटे का समय दिया गया वॉर कैबिनेट की तरफ से रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो वो टेबल पर क्या बातें हो रही होंगी इस वक्त? और देखिए, उस पर साफ ये बात हो रही होगी, जैसे ईरान ने भी अटैक किया होगा, काफ़ी रिपरकशंस आप एनालाइज करते हैं, अमेरिका का रिएक्शन, वर्ल्ड का रिएक्शन, देश में रिएक्शन, बहुत कुछ आप एनालाइज करते हैं, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। आज इजरायली सेना के अंदर भी ये बातचीत हो रही होगी कि क्या ये वॉर का विस्तार किया जाए। मेरे को लगता है वो बोलेंगे विस्तार कर सकते हैं, कारण ग्राउंड अटैक जो है, जो ग्राउंड फोर्सेस का है, वो हमास के साथ चल रहा है। हो सकता है नॉर्दर्न लेबनान की तरफ भी ग्राउंड फोर्सेस का अटैक वहां से भी आ सकता है, तो उनके पास ग्राउंड फोर्सेस की कमी नहीं है। जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसमें सुपीरियरिटी देखा जाए तो इजराइल के पास है, उनके पास आपने एयरफोर्स की बात की तो मैं एयर मार्शल राजेश कुमार जी को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। एयर मार्शल राजेश कुमार सर, ईरान और इजराइल की अगर एयर पावर कंपेयर की जाए तो कौन किस पर भारी दिखता है? देखिए, आप देखें कि इजराइल के पास, ईरान के पास ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, उनके पास बहुत पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। उनकी जो एयर पावर है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स के ऊपर ही तहत है, और उनके पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी नहीं है। उनकी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, पर जिस तरह से
इजराइल ने इतने सारे इनकमिंग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है इस पिछली स्ट्राइक में, और जिस तरह से उनके पास लेयर्ड डिफेंस है, मतलब एरो मिसाइल का, उसके बाद डेविड स्लिंग का, उसके बाद आयरन डोम का, इस टाइप का इतने बड़े देश जो ईरान है इजराइल से कई गुना बड़ा है, तो इतने बड़े देश को कवर करने के लिए उनके पास है नहीं, और उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी नहीं है। तो जो भी स्ट्राइक अगर इजराइल ईरान पे करता है तो डेफिनेटली उनके एयर डिफेंसेस इजराइल से वीकर हैं, और उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं है जवाब देने के लिए। तो सर एक काम करते हैं, क्योंकि आपने जो कहा कि उनके पास फाइटर जेट ज्यादा नहीं लेकिन उनके पास ड्रोन्स और मिसाइलें हैं, तो क्यों ना अपने दर्शकों को जरा ईरान की एयर पावर बता दी जाए। और उसके लिए मुझे अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा, वहां जाता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं कि ईरान की ताकत किसी से छिपी तो नहीं है। हमारे एक्सपर्ट आपको बखूबी बता रहे हैं कि ईरान की एयर पावर किन चीज़ों पे खासकर डिपेंड करती है, लेकिन उसके बावजूद वो मिसाइलें क्या हल्के में ली जा सकती हैं जो ईरान के पास है। वो मिसाइल पावर जो ईरान ने हासिल की है पिछले कुछ दिनों में, वो ड्रोन पावर जो उसने हासिल की है, क्या वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है? आइए आपको जरा एक यहाँ पर हम इसका अंदाजा देते हैं। देखिए, ईरान की मिसाइल ताकत किसी से छिपी नहीं है। ईरान के बाद छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ 2500 किलोमीटर रेंज तक अटैक करने वाली खतरनाक मिसाइलें ईरान के पास हैं, जो 5 मिनट के अंदर 2500 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती हैं। अब एक एक करके उन मिसाइल के बारे में बात करते हैं। गदर मिसाइल, इसकी रेंज है 1950 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 11113 किलोमीटर प्रति घंटे। पावर मिसाइल, इसकी रेंज है 1650 किलोमीटर और इसकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर यानी 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। फतेह 2 मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज है और स्पीड 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। हज कासिम मिसाइल, रेंज 1400 किलोमीटर और स्पीड 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। सेजिल मिसाइल, रेंज 2500 किलोमीटर और इसकी स्पीड 14,817 से 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इमद मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर, स्पीड 2469 से 8643 किलोमीटर प्रति घंटा। साहेब 3 मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर, स्पीड 8643 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कमांडर भारद्वाज, मुझे ये बताइए, ये जो ईरान की मिसाइल ताकत है, कोई मिसाइल ऐसी नहीं हो जो सबसे कम मैंने देखा वो रेंज थी 900 किलोमीटर, वो मिसाइल भी इजराइल को अपने रेंज में अटैक कर सकती है। तो ईरान के पास भले ही फाइटर जेट्स ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास पूरी वो पावर है जिसमें वो इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, मैंने यही कहा कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है। उसने जब ये डिसाइड किया कि वो एस्केलेशन लैडर को क्लाइम करेगा और एक अपना कैपेबिलिटी डिस्प्ले करेगा ये पिछले अटैक के साथ, तो उसने कुछ सोच समझ कर किया है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, इजराइल, वही मैंने जैसा कहा कि इजराइल जो है पहली बार जो है वो एक स्टेट पावर के साथ डील कर रहा है। अभी तक वो रॉकेट्स के साथ डील करता था, हमास के, और हिजबुल्ला भी अगर आप देखें जो ईरान का प्रॉक्सी है, वो अभी तक पूरी तरह से वॉर में नहीं उतरा है इजराइल के प्रति। तो वो एक ईरान का वो एक ट्रम्प कार्ड है जो उसने रखा है, जिसके पास काफ़ी तादाद में एक्चुअली अगर आप देखें तो रॉकेट्स हैं और अदर हैं, वो चीज़ें हैं जो अगर एक साथ लॉन्च की जाए, स्वॉन जिसको कहते हैं, आजकल कह रहे हैं स्वॉर्म वॉरफेयर के तहत अगर लॉन्च की जाए एक साथ, तो उसका इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा वो अभी हमने देखा नहीं है। क्योंकि ये जितने भी मिसाइल और ड्रोन जो पिछले अटैक में आए हैं अभी तक, इनमें काफ़ी टाइम गैप था और उसके एयर डिफेंस सिस्टम के पास ये भी था कि उसको रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। तो आगे चल के इसलिए ये स्टेट पावर है। अब इजराइल जो डील कर रहा है वो एक स्टेट के साथ डील कर रहा है, और एक स्टेट जो काफ़ी हद तक लैस है, आपने जैसे दिखाया मिसाइल के साथ और बाकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ। बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि एक ईरानियंस की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, उन्होंने एक यूएस के ड्रोन को बिना उसको अटैक किए उसको अपने आप नीचे ले आए थे, उसके सिस्टम्स को डाउन कर कर। तो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है उस तरीके से। और जहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब का सवाल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 14 दिन पहले बनाना शुरू किया, पर जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई होगी, न्यूक्लियर एक्टिविटी ईरान में पक्का बढ़ गई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि ठीक है, शुरू से वॉर जैसे ही प्रारंभ हुई थी, ईरान का नाम बार बार आ रहा था इस वॉर में। और ये कहा जा रहा था कि जो प्रॉक्सीज है उनके पीछे ईरान है। अब तो ईरान प्रॉक्सीज के पीछे क्या सामने आके खड़ा हो गया है।
ईरान अब के सामना- साथ कई मुस्लिम देश आकर खड़े हो गए सर, ये भी देखिए बड़ी खबर है। ईरान के साथ आए कई मुस्लिम देश, ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और यमन। इराक भी ईरान की मदद कर रहा है। जॉर्डन इजराइल की मदद कर रहा है। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलें गिराई हैं। तो ईरान वर्सेस इजराइल, कौन किसके साथ? दुनिया अक्सर इस तरह के युद्ध के माहौल में दो गुटों में बढ़ जाती है और यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। देखिए, इजराइल के साथ हम सबको मालूम है कौन होगा, अमेरिका है ही, फ्रांस, ब्रिटेन यानी नेटो कंट्रीज तो है ही, लेकिन जॉर्डन भी इजराइल के साथ खड़ा है। जबकि ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन और इराक, ज्यादातर वो मुल्क जो तो गल्फ में है या फिर मुस्लिम कंट्रीज हैं, और वो इस वक्त उनके ईरान के साथ खड़े हैं। जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने यूएस को अपना बेस इस्तेमाल करने से रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे, यह भी जानकारी सामने आ रही है। यानी हो सकता है कि वो ईरान के साथ ना खड़े हों, लेकिन ईरान के खिलाफ भी वो देश नहीं खड़े हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई आ रही है, वो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले जनरल मस्टन, ये जो एक बार फिर से वही टीम बढ़ गई है जो हमने यूक्रेन वॉर के समय भी देखा, जो हमने इजराइल और गाजा में हमास के दौरान के बीच जो हुआ वो भी देखा। आपको क्या लगता है, यहां पर भी कोई आपको पैटर्न नजर आता है? देखिए, पैटर्न साफ नज़र आता है कि इजरायली, प्रो इजरायली कई देश हैं, जिसमें काफ़ी हद तक नेटो देश हैं, सिर्फ टर्की वगैरह को छोड़ के। टर्की अभी काफ़ी हद तक ईरान का शायद सपोर्ट करना चाहेगा, क्योंकि वो भी अभी फंस रखा है, क्योंकि वो नेटो का भी पार्ट है। बाकी जो देश हैं, जो नेटो कंट्रीज़ हैं और जो ये वेस्टर्न पावर्स हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये कई देश हैं। तो एक पैटर्न साफ आता है। और जहाँ तक ईरान के साथ है, ईरान के साथ कई कम देश ही हैं, और वो देश तो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था, वही देश रशिया के साथ अलाइंड है, वही देश ईरान के साथ हैं। जैसे चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, उधर मेरे ख्याल इक्वेडर था। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। तो ओवरऑल अलाइंसेस का अगर वो देखा जाए तो ज़्यादा पलड़ा भारी मेरे को आज की तारीख में लगता है इजराइल का। और अगर आप पर्शियन गल्फ के इलाके में देखिए, रेड सी के इलाके में भी देखिए, ये भारी तादाद ये यूएस नेवी और ये यूके की है। तो काफ़ी हद तक वो इजराइल ये जो ईरान है ये घिरा हुआ है। चाहे नेवल फ्रंट में देख लिए, जहाँ तक स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स है और एयरफोर्स के बारे में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। आपने जो कहा उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कड़े कदम उठाने में हम हिचकिचाएंगे नहीं, और वो जब ये कह रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई उनका मकसद है। इजराइल अमेरिकी फौज की रक्षा सर्वोपरि, ये कहा है अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने। उन्होंने कहा पूरी स्थिति पर अमेरिका की नजर है, यानी वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए है। और अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या ये मैसेज दे रहे हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार, कि भाई ईरान को हम अगर इजराइल को कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम से रिटेलिएट मत करो या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, तो साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हो कुछ भी हम इजराइल की साइड खड़े हैं, और इजराइल पर अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो फिर हम उसके साथ हैं। मेरे ख्याल से यूएस ने तो अपना जो स्टैंस है शुरू से ही क्लियर रखा है, वो इजराइल के साथ है। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी अरब स्टेट्स में आ गई है, क्योंकि हालांकि जब ये अटैक शुरू हुआ था ईरान से और ये ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी, अभी वो रास्ते में ही थी, तो उसी टाइम पे अरब देशों में जो स्ट्रीट में जो लोग हैं वो जश्न मना रहे थे। और अभी तक तो इम्पैक्ट तक नहीं हुआ था और पता नहीं चला था कि ये कितनी इंटरसेप्ट होंगी और कितनी लगेंगी, लेकिन फिर भी जश्न मनाया जा रहा था। इसीलिए तुरंत आपने देखा होगा कि जो अरब स्टेट्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह और साथ उनके साथ में तुर्की, उन्होंने सीधे स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे बेसिस से आप ईरान को अटैक नहीं कर सकते। तो ये हालांकि जो ये स्टेट्स हैं वो यूएस का साथ देना चाहती हैं, लेकिन उनके भी हाथ थोड़े बहुत बंधे हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन नहीं चाहती कि वो ईरान पे रिटेलिएट करे, क्योंकि वो इतने एंटी इजराइल हो चुके हैं कि अभी उनको वहां से वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो एक काम करते हैं सर, एक कंपैरिजन और दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं।
देखिए, अगर रक्षा बजट की बात करें ईरान की और इजराइल की, तो कौन किस पर भारी है आप देखिए। 24.4 बिलियन डॉलर्स, यानी $24.5 बिलियन का इजराइल का रक्षा बजट है, जबकि ईरान का उसका आधा भी नहीं है, वो करीब $10 बिलियन के आसपास है। आगे बढ़े, फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो इजराइल के पास 612 फाइटर जेट्स हैं, ईरान के पास 551 है, और उसमें भी आप टाइप ऑफ फाइटर जेट्स देखेंगे तो इजराइल और भारी दिखता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वॉरशिप की बात करते हैं तो इजराइल के पास 67 वॉरशिप है, लेकिन ईरान के पास 101 है। एक्टिव सैनिकों की बात करें तो इजराइल के पास 1,73,000, हालांकि रिजर्व फोर्स इनके पास काफी है। ईरान के पास 5,75,000। टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 2,200 और ईरान के पास 4,071 यहां पर दिखते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, ईरान के हमले पर व्हाइट हाउस का बयान आया है। हमें नहीं लगता ईरानी हमले बढ़ेंगे, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि अभी अभी डिबेट में यह बात सामने आई कि ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ अमेरिका देगा, उसका जो स्टैंड है वो शुरू से क्लियर है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ईरानी हमले बढ़ेंगे, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं? कमांडर भारद्वाज, आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? सर, आपका फिर से म्यूट हो गया स्क्रीन, प्लीज अनम्यूट कीजिए। देखिए, वो क्लियरली बताया है इजराइल ने अपने आप को, अमेरिका ने, कि क्लियर कहा है कि हम डिफेंसिव रोल में जहां तक है, और उसने दिखाया भी अपने आप को इस अटैक्स के दौरान कि वो डिफेंस में अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। पर अगर कोई ऑफेंसिव रोल में अगर आता है तो ऑफेंसिव रोल में अमेरिका अभी तक उसने कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो उसकी सपोर्ट में खड़ा होगा, इजराइल की सपोर्ट में। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका जो मेन एलाई है अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, वो अभी तक एग्रेसिव रोल या ऑफेंसिव रोल में उसको सपोर्ट देने के लिए अभी तक उन्होंने अपनी हामी नहीं भरी है। आगे चल के हो सकता है वो दे, अगर ईरान का अटैक उसका प्रोपोर्शनली बहुत ही बड़ा हुआ अटैक जी, तो वो शायद उसके साथ मिलके उसकी सपोर्ट देंगे। पर अभी ये लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वॉर थोड़ी ठंडी रहे। तो एक काम करते हैं सर, हमारे दर्शकों को और समझाते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है कि हमें नहीं लगता कि ईरान के हमले और बढ़ेंगे। देखिए, इजरायली काउंटर अटैक पर ईरान की चेतावनी आप देखिए। पहले, इजराइल के मददगारों को तबाह कर देगा ईरान, इजराइल की मदद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने कहा है। इजरायली हमले में मदद का गंभीर नतीजा होगा, इजराइल को हमले के लिए रास्ता ना दे कोई देश, ये कहा है उन्होंने। तो क्यों कह रहा है अमेरिका कि हमें नहीं लगता ईरान के हमले और बढ़ेंगे? क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के हमले और ना बढ़े, क्योंकि ईरान ने एक बहुत खतरनाक वार्निंग दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के मित्र देशों को चेतावनी दी है, इजराइल को काउंटर अटैक में मदद ना देने की चेतावनी उन्होंने दी है। वो कह रहे हैं कोई भी देश इजरायली सेना को जमीन या एयर पैसेज ना दे, इजराइल को एयर स्पेस या लैंड पैसेज देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ईरान पर हमले के लिए जमीन का इस्तेमाल हुआ तो गंभीर नतीजा भुगतेंगे, ये ईरान ने कहा। ये आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के मित्र देशों को बड़ी चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है? वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ईरान के साथ, इजराइल के साथ ना आए, इजराइल को काउंटर अटैक में मदद ना देने की चेतावनी उन्होंने दी है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि कोई भी देश इजरायली सेना को जमीन या एयर पैसेज ना दे, यानी जमीन से अपने यहां रास्ता ना दे और ना ही अपने ऊपर से जाने दे। इजराइल को एयर स्पेस या लैंड पैसेज देने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये ईरान ने कहा है। इजराइल को ईरान पर हमले के लिए जमीन का इस्तेमाल हुआ और किसी की भी जमीन का इस्तेमाल हुआ तो उसको गंभीर नतीजा भुगतना होगा, ये ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान का इशारा अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन की ओर है, ये साफ दिखता है। जनरल मस्टन यानी ईरान अब साफ कह रहा है कि जिसने इजराइल की मदद की वो ईरान का दुश्मन। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही बोलता आ रहा है और इसने ये भी बोला है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। सवाल उठता है कि चाहे सऊदी अरेबिया हो, ये यूएई हो या जॉर्डन हो, क्या करेंगे? फिर तो ये जो वेस्ट, जो बेसिकली मैं बोलूँगा यूएस लेड अलायंस है जो इजराइल की सपोर्ट में, वो भी फिर अटैक करेंगे। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की लड़ाई चल रही है। यूएस भी स्टेटमेंट दे रहा है, इजराइल भी दे रहा है और ईरान तो दे ही रहा है, लेकिन स्टेटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ग्राउंड में किसका पलड़ा भारी है और क्या एक्शन होगा।
मेरे को लगता है जो भी अभी तक हालात, और आपने अभी एक यूएस का भी स्टेटमेंट दिखाया कि वो बोल रहे हैं कि शायद ईरान अब इसके बाद और कोई हमला नहीं करेगा। हो सकता है वो डिसेप्शन की एक बात है, ईरान को रियलाइज़ कराने को कि नहीं, मेरे ख्याल अब इजराइल मान गया है और इजराइल भी कुछ नहीं करेगा। देखिए, डिसेप्शन, काउंटर डिसेप्शन, ये सब चलेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो खाड़ी देश हैं, जो जिनका अभी हमने नाम लिया है, वो शायद डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे, बट अगर वो इजरायली वो उनकी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनके पास भी क्षमता है कि इजरायली या अमेरिकन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की। तो ये इजराइल का, ये जो ईरान के ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, मैं बोलूँगा ये हॉलो स्टेटमेंट्स हैं, इनका कोई असर इन देशों पे नहीं पड़ेगा। आप यही मानते हैं मार्शल राजेश कुमार, ये हॉलो स्टेटमेंट्स हैं? अभी तो धमकियां चल रही हैं, हाँ, लेकिन रिस्पांस क्या होगा? और आप देखिए, व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया है कि वो युद्ध अभी शांत हो जाएगा, मेरे ख्याल से सब लोगों को समझाई जाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये ज़्यादा एस्केलेट कर गया तो इस पर पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो इसलिए कि अभी तक तो हम न्यूक्लियर ठिकानों की बात कर रहे थे, पर अगर जैसे इजराइल ने सोच लिया कि वो ऑयल इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे, तो फिर तो पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई में जो डिमांड सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ईरान जो है अपने साथी देशों को, जैसे सऊदी अरब को, अगर वो पनिश करना चाहे कि आपने इजराइल की को आप अपने ऊपर से एयर स्पेस से आने क्यों नहीं दिया, तो वो भी सऊदी अरब के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेंगे। तो इस तरह से अगर जो दो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो तो फिर एक दूसरे की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे करेंगे तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सबका यही उद्देश्य है कि मामला थोड़ा ठंडा किया जाए। सबका उद्देश्य है, लेकिन यही तो, ये क्या ईरान नहीं जानता होगा? कमांडर भारद्वाज, एक मिनट का एक छोटा सा रिएक्शन, उससे भी पता होगा कि यहां पर अब जब उसकी साख दांव पर लग गई है और अगर इजराइल ने पलटकर कोई हमला कर दिया, तब तो ईरान को ना चाहते हुए भी इस डायरेक्ट वॉर में कूदना पड़ेगा। अभी तक तो अमेरिका कह रहा है कि मुझे लगता नहीं ईरान कोई बड़ा हमला करेगा या इसके बाद कुछ और करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने पलटवार किया तो ईरान को तो आना ही पड़ेगा इस वॉर में। देखिए, ईरान ऑलरेडी अब आ गया। फर्स्ट टाइम वो एक डायरेक्ट अटैक उसने जो किया है, ईरान, हम ये अटकलें लगा रहे थे कि ईरान कब आएगा, कैसे आएगा, प्रॉक्सीज के थ्रू आएगा, पर अब ये अटैक हो गया है डायरेक्ट। अब इजराइल अगर कोई बड़ा अटैक करता है तो ईरान पूरी तरह से ये डिसाइड करके बैठा होगा कि उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उसमें, तो उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए वो पूरी तरह से तैयार होगा। तो ये देखना कि एस्केलेशन लैडर कैसे, कितनी जल्दी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, या डिप्लोमेसी के थ्रू इस वॉर को बंद किया जाए। बिकॉज दोनों, देखिए, दोनों पावर्स हैं, इजराइल और ईरान, दोनों रीजनल पावर बनना चाहती हैं, दोनों इन अरब पूरे वेस्ट एशिया को कंट्रोल करना चाहती हैं। तो एक हद तक ये भी नहीं चाहते। फिर एक सवाल तो यही है, मैं आता हूं एक बड़ी खबर यहां पर दिखा के फिर आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, अमेरिकी बेस पर हमला करेगा ईरान, निशाने पर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस, ये जानकारी आ रही है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अमेरिका को चेतावनी, ईरान पर हमले में शामिल हुए तो यूएस बेस तबाह होंगे। जब से ये इजराइल और हमास का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से अमेरिका के मिडिल ईस्ट के बेसेस पर कई अटैक्स हुए हैं और अब ईरान ने कहा है कि अमेरिकी बेस को हम निशाना बनाएंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि ये प्रॉक्सीज हैं, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये अमेरिकी बेसेस को निशाना बना रहे हैं, ड्रोन से, मिसाइलों से, रॉकेट से, लेकिन अब ईरान ने डायरेक्ट अमेरिका को धमकी दी है। तो क्या अमेरिका करेगा ईरान पर अटैक और क्या वहां पर अपने बेसेस का इस्तेमाल वो करेगा? देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक, आप देखिए, इराक में 5165 यहां पर सैनिक हैं यूएस के, अमेरिका के। ये बेसेस हम आपको दिखा रहे हैं। इराक देखा आपने, अब यहां देखिए कुवैत, ये ईरान के आसपास ही है। उधर इजराइल है, यहाँ ईरान है, बीच में कुवैत, इराक, यहाँ पर आप देख लीजिए सऊदी अरब, ये बहरीन, कतर, सब यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम बात कर रहे थे सैनिकों की, कुवैत में करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद आप देखिए बहरीन में 15,000 अमेरिकी सैनिक बताए जा रहे हैं, लेकिन बहरीन में मुझे लगता है 7,000 के आसपास हैं। कतर देखिए 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई की बात करें तो वहां पर 500 सैनिक हैं। ओमान की बात करें तो 200, जॉर्डन की बात करें तो 1500 सैनिक वहां पर हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कमांडर भारद्वाज, ये तो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में क्या प्रेजेंस है ये हमने बताया, लेकिन जिस तरह से ईरान ने कहा कि उसके ऊपर अटैक किया है और यूएन के चार्टर 51 में ये लिखा हुआ है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए अटैक कर सकता है, तो ये लॉजिक तो इजराइल को भी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर जो आता है ओनस कि भाई उसने हमला झेल लिया। क्या इजराइल दुनिया में अपनी ऐसी इमेज चाहेगा?
देखिए, इसराइल की ये इमेज नहीं है अभी तक, बिकॉज इसराइल के ऊपर जो अटैक हो रहे थे अभी तक वो बहुत ही नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे थे जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। अब पहली बार वो एक बड़े स्टेट और एक केपेबल स्टेट के साथ डील कर रहा है जो डायरेक्ट अब इन्वॉल्व हो गया उसके साथ। पहले वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू उसके साथ लड़ रहा था। तो इसराइल अब इस पे सोच विचार तो करेगा कि अगर वो भी क्या एस्केलेशन लैडर, अभी तक तो वो अटैक करता जा रहा था, गाजा पे अटैक किए, हर जगह उसने हिजबुल्लाह पे भी अटैक करे और वो बेझिझक होकर अटैक करता था। पर अब उसको सोचना पड़ेगा कि वो ये भी सोचेगा अटैक करने से पहले कि ईरान इसको हमारी अटैक को रिटेलिएट कैसे कर सकता है। ठीक है। और ये वॉर फिर उसके बाद आएगी कि वॉर कितनी आगे बढ़ सकती है। तो ये सब मिलिट्री प्लानर्स को ये सोचना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो एस्केलेशन लैडर डिसाइड करते हैं कि जाए तो उसमें ये भी बात आ जाती है कि वेस्ट एशिया के दूसरे देश कैसे रिएक्ट करेंगे उस वॉर के लिए। ईरान, चाइना या रशिया पूरी तरह से सपोर्ट देंगे। वो अमेरिका चाहेगा कि वैसा हो, वैसे इक्वेशंस बने। मैं इसी पर एक कमेंट जल्दी से 30 सेकंड का आप दोनों से मिलना चाहूंगा। जनरल वेस्टर्न, पहले आप 30 सेकंड, क्या करेगा इजराइल, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास? और देखिए, मेरे को लगता है इजराइल का एक ऑप्शन बहुत साफ है, वो रिटेलिएट तो करेगा। और टारगेट्स क्या होंगे? न्यूक्लियर हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो सकते हैं, पर एक्सपेक्टेड है अटैक होगा और हो सकता है काफी शीघ्र हो जाए। काफी शीघ्र हो जाए। जनरल वेस्टर्न कह रहे हैं काफी शीघ्र हो सकता है। एयर मार्शल राजेश कुमार, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि रिटेलिएट वो ज़रूर करेगा, डायरेक्टली करेगा, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे करेगा या नहीं करेगा ये हमें देखना है। प्रॉक्सीज पर जैसे हुती हैं उन पर एक टाइप ऑफ अटैक कर सकता है जो अभी तक उसने किया नहीं है, और या उनकी शिपिंग पे अटैक कर सकता है। तो एक नया फ्रंट खोलने का एक ये भी तरीका है। चलिए इस पर बात करेंगे आगे, ऑप्शंस भी उनके पास हैं। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईरान और इजराइल, ईरान वर्सेस इजराइल, एक नया वॉर फ्रंट, या वॉर फ्रंट पुराना था, अब केवल पर्दे हट गए हैं, ये कुछ भी कह लीजिए आप, सामने आ चुका है। और अब देखना है कि इजराइल का अगला कदम क्या होता है। TV9 आपको रिपोर्ट करता रहेगा।